हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ। एक्सरसाइज सब इंस्पेक्टर का जो 2012 में पेपर हुआ था उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2012 का जो क्वेश्चन है उसको लेकर मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ और इसका मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा इसका। और हो सके तो आप लोग भी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट आंसर की कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इस लेक्चर का पीडीएफ पाने के लिए, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो लेने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल सर्किल स्टडी सेंटर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ये पीडीएफ वीडियो लेक्चर ख़त्म होने के साथ ही साथ वहाँ पे डाल दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा देश विश्व का शर्करा का कटोरा कहलाता है। यानी कि विश्व का शर्करा का मतलब हुआ कि चीनी का कटोरा कहा जाने वाला कौन सा देश कौन है? विश्व का जो चीनी का कटोरा कहा जाने वाला जो देश है वो है क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी कि शर्करा का कटोरा। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो है बांदीपुर वन्य जीवन अभयारण्य। बांदीपुर वन्य जीवन अभयारण्य है जो कि सबसे बड़ा है, और ये बांदीपुर जो है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीवन अभयारण्य है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेज़बानी करने वाला शहर कौन था? तो रियो ओलंपिक जो हुआ था रियो डी जेनीरो के साथ हुआ था। ये 2016 का जो ओलंपिक है वो रियो ओलंपिक 2016 के नाम से जाना जाता है, और ये जो हुआ था रियो डी जेनीरो में आयोजन किया गया था, मेज़बानी किया गया था। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? आयात और निर्यात के बीच में जो कर लगता है उसे सीमा शुल्क बोला जाता है। आयात और निर्यात के साथ जो कर लगता है उसे हम लोग सीमा शुल्क बोलते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो मेक्सिको शहर में स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। विश्व का जो सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है तो वो कहाँ स्थित है? तो वो चीन में स्थित है। विश्व का जो सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है तो वो चीन में स्थित है समुद्री पुल। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। एक रेपो रेट होता है और दूसरा रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट वो होता है जब बड़ा बैंक जो होता है वो छोटे बैंक को ऋण देता है, और ये ऋण अगर एक्स्ट्रा ऋण जो देता है और उस पैसे का छोटा बैंक जो होता है वो पैसा अगर बड़े बैंक को देना चाहता है ऋण के तौर पे, तो जो बड़ा बैंक वाला का जो ब्याज होता है यानी कि 4% पे अगर बड़ा बैंक छोटे बैंक को ऋण देता है, बड़ा बैंक मान लो कि हम लोग आरबीआई है, आरबीआई एक बैंक है, ठीक है, और एक एसबीआई है। अगर आरबीआई वाला जो है एसबीआई को ऋण देता है 4% पे ऋण देगा, ठीक है, 4% पर ऋण देगा तो ये रेपो रेट कहलाएगा। अगर एसबीआई के पास पैसा ज़्यादा हो गया और ये चाहता है कि हम आरबीआई को दे दें, तो ये हमेशा कभी भी ये एसबीआई जो पैसा अपना जमा करेगा आरबीआई के पास, तो वो इस रेट से हमेशा कम ही रहेगा। वो 4% पे आरबीआई इसको एसबीआई को अगर देता है तो एसबीआई 4 से नीचे होना चाहिए, 2% पे देगा या 3% पे देगा। यही हमारा रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो वो क्वेश्चन कह रहा था कि जिस दर पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है, मतलब कहा जा रहा है कि कोई भी बैंक जब भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट दर कहलाता है। एक है हरिप्रसाद चौरसिया, किसके प्रसिद्ध वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी के प्रसिद्ध वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाते थे और ये इनके लिए प्रसिद्ध है। आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। आर के लक्ष्मण जो है एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है जो कि कार्टूनिस्ट के लिए
फेमस है, RK लक्ष्मण। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर कहा जा रहा है कि स्थित नहीं है। तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, ये यमुना नदी के किनारे जो शहर स्थित है वो है दिल्ली हो गया, आगरा हो गया और मथुरा। ये जो शहर है ये जो शहर है वो किसके किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। तो इसका मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन इस यमुना नदी के किनारे नहीं है। तो हरिद्वार स्थित नहीं है और दिल्ली, आगरा और मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक जो शहर है वो उत्पादक जो राज्य है वो है असम जो है, असम को तेजपुर का जो चाय है, तेजपुर का जो मतलब दार्जिलिंग का जो चाय है जो असम में ही पड़ता है, वो दार्जिलिंग का टी है जिसे GI टैग प्राप्त होता है। और GI टैग क्या है, किसी भी चीज़ को जब GI टैग दिया जाता है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। GI जो टैग होता है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, फेमस, हर एक राज्य का कुछ न कुछ फेमस होता है, उसे ही GI टैग दिया जाता है और वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो असम में भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम में दार्जिलिंग। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन लिखा गया है। और ये वंदे मातरम की जो रचना हुई है ये 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था 1896 ईस्वी में। और 1896 ईस्वी में क्या हुआ था, 1896 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक की शुरुआत की गई थी यूनान के एथेंस शहर से। ओलंपिक की जो शुरुआत की गई थी पहली बार, ये कहाँ से की गई थी, ये की गई थी यूनान के जो शहर है वो 1896 ईस्वी में बंकिम चंद्र के 1896 ईस्वी में ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ओलंपिक की शुरुआत की गई थी, ये की गई थी यूनान के एथेंस शहर से। ठीक है, और साथ ही साथ 1896 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम गाया गया था। और ये लिखा किसने है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है। ये 2012 के अनुसार क्वेश्चन है। तो अभी अगर वर्तमान में देखा जाए, अभी 2021 के अनुसार देखा जाए तो भारत के अधिकांशतः राज्य में बीजेपी ही शासन कर रही है। अधिकांशतः राज्य में बीजेपी ही शासन कर रही है। लेकिन 2012 के अकॉर्डिंग उस समय जो था राजस्थान पे जो था वो बीजेपी का शासन नहीं था। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में तो बहुत दिनों से है और चलता आ रहा है और वर्तमान में भी है, कर्नाटक में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ध्यानचंद ट्रॉफी जो है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है। उसके बाद पूछा क्वेश्चन है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो की गई थी 1920 ईस्वी में की गई थी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। अब ये रेड क्रॉस जो सोसाइटी है इसे अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी के रूप में भी इसे संबंध दे दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, तो प्रेमचंद्र के द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है वो रंगभूमि है, गोदान है, उसके बाद कफन है। ये सब जो उपन्यास है, कफन, ये उपन्यास जो है वो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। और त्यागपत्र जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। रंगभूमि, गोदान, गबन और कफन जो है ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। और मैला आंचल
जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है मैला आंचल। कामायनी जो लिखा गया है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो चंद्रगुप्त के गुरु जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे कौटिल्य, उनका जो एक पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। ये राजनीति के ऊपर लिखा हुआ है, राजनीति के तौर पे ये क्वेश्चन लिखा गया है। ये राजनीति के ऊपर ही ये क्वेश्चन लिखा गया है, राजनीति के ऊपर ये क्वेश्चन लिखा गया है अर्थशास्त्र, और लिखा किसने है? ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो कहा जा रहा है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य है जिसकी सीमा तिब्बत से भी, नेपाल से, भूटान से, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो ये है सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है वो नेपाल से भी है, भूटान से, तिब्बत से और पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा सटी हुई है और एक दूसरे को स्पर्श करती है। वह संख्या जिससे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं वो किसके बराबर है? वह संख्या बताइए जिसे यूरोपीय देश क्या कहते हैं? मिलियन के बराबर करते हैं। तो मिलियन के बराबर कहते हैं उसे हम लोग 1 मिलियन बराबर जो होता है वो 10 लाख होता है। उसके बाद है सिली पॉइंट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट जो है, सिली गली, ये सब जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है क्रिकेट से संबंधित है, सिली पॉइंट। उसके बाद है स्वतत्व गुण धर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? गुण धर्म जो न्यायशीलता का सिद्धांत है, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा गुण धर्म यानी कि न्यायशीलता का सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण है जो कि जिसे हम लोग जयप्रकाश नारायण है जो कि 1975 ईस्वी में छात्र आंदोलन में शामिल थे। जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी के नाम से भी जाना जाता है। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार कहाँ का है? पुरी का। रथ यात्रा जो है कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये है पुरी का, उड़ीसा राज्य का पुरी शहर में रथ यात्रा निकाला जाता है, जिसमें 3 भगवान की मूर्तियाँ होती है और वो बीच में जो होता है वो विष्णु भगवान का होता है। रथ यात्रा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? संघीय क्षेत्र पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है, कौन सा क्षेत्र है जो संघीय क्षेत्र है? तो ये है दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली जो है भारत का संघीय क्षेत्र है। और पुरी में जो रथ यात्रा निकाला जाता है वो भगवान जगन्नाथ के रूप में निकाला जाता है और बीच में जो होता है वो विष्णु जी का रथ होता है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? बांग्लादेश कब बना था? तो 1971 में जो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश कब बना था? तो 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके दौरान ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और ये हुआ था 1971 ईस्वी में। ये हुआ था 1971 ईस्वी में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हमेशा ही उपराष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अगर उसे हटाने का मन है, संसद को लगता है कि संसद के दोनों सदनों को लगता है कि राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, तो इसे महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति के हटाने के बाद राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का जो काम होता है वो उपराष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग एक कार्यकारिणी निकाय है। योजना आयोग जो है एक कार्यकारिणी निकाय है, जिसे योजना आयोग जो बोला जा रहा है ये वर्तमान में योजना आयोग जो है इसे वर्तमान में ही नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसे वर्तमान में
नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग का ही नया नाम है नीति आयोग। और नीति आयोग का काम है, नीति आयोग जो है थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। ये बस सोचते हैं। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इनकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हेवी इंजीनियरिंग कहा जा रहा है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। स्थित है हेवी इंजीनियरिंग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष होती है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। अगर 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा माने जाते हैं। 1789 ईस्वी के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट ने ही फ्रेंच क्रांति की नेतृत्व किए थे और इन्हें महान योद्धा भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाता है। और सरदार की उपाधि इन्हें बारदोली आंदोलन में दिया गया था। बारदोली आंदोलन जो हुआ था उसमें बारदोली आंदोलन की जितनी भी महिलाएं थी उन्हें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार को उपाधि कहाँ से मिली थी? तो बारदोली आंदोलन में जो महिलाएं थी उनके द्वारा सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है? पंचवर्षीय योजना जो होती है उसे स्वीकृति देने वाला सबसे बड़ा सर्वोच्च क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय एनडीपी के द्वारा ही इसे नेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा इसे पंचवर्षीय योजना को स्वीकृत किया जाता है। भारतीय प्राचीन का सुप्रसिद्ध व्यक्तिगत पाणिनि था। भारतीय पाणिनि जो थे वो एक व्याकरण शास्त्री थे। व्याकरण शास्त्री थे पाणिनि। ये भारत के एक सुप्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री थे। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो सर्वप्रथम भारत पर जो आक्रमण करने वाला था वो अरबों के द्वारा भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। वो किया गया था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसके लिए कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है? तो भारत का राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो चीज़ आवश्यक है उसको अगर आप लोग समझ जाइएगा तो इससे ये खुद पे खुद निकल के आ जाएगा कि कौन सा इसमें आवश्यक नहीं है। तो पहला ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो बिल्कुल वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी जो आयु है, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो है उनकी वो आयु जो 35 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। 35 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ वो किसी भी कार्यकारी पद पे न हो। अगर है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर है किसी भी कार्यकारी पद पे तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी है कि वो लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या दिया गया कि लोकसभा का सदस्य अगर है तो वो लोकसभा का अगर ये सदस्य है तो ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इसमें पूछा क्या जा रहा तो नहीं, तो ये है लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ पुस्तक
के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती जी ने ही कहे थे कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो कहने वाले जो थे वो थे दयानंद सरस्वती। और इनका जो पुस्तक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। इनके पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे? तो बेलग्राम, जिसे बेलगांव के नाम से भी जाना जाता है, 1924 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुई थी वो बेलग्राम में हुआ था, जो महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्षता किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उनमें से मात्र एक ही बार महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, उसके अलावा कभी नहीं किए थे। और ये बेलग्राम के नाम से जाने जाते हैं। और ये 1924 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो कहा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता के लिए हिंद फौज की जो स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना के लिए मूलतः संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये किए थे रास बिहारी बोस ने इनकी संकल्पना प्रस्तुत किए थे। और इनकी जो स्थापना इन संगठन का जो स्थापना हुआ था वो था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। एक विशाल सार्वजनिक जो है स्नान घर कहाँ मिला है? ये प्राचीन एंसेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नान घाट यानी कि ग्रेट बाथ बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये मोहनजोदारो से प्रमाण मिला है कि सार्वजनिक स्नान घाट भी यहाँ पे हुआ करते थे प्राचीन काल में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में होती है। सार्क की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में होती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है सार्क का वो काठमांडू नेपाल में, नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। GI मतलब G15 एक समूह है। ये समूह जो है विकासशील देशों का समूह है। और एक G7 जिसमें विकसित देशों का समूह है, जिसमें 7 देश शामिल हुए हैं। और ये वर्तमान में हाल ही में इनका बैठक इंग्लैंड में किया गया था। 2021 में इंग्लैंड में इनकी बैठक हुई थी। 2 विशाल भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है भूसंधि। जब 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का जो पट्टा कहलाता है वो कहलाता है भूसंधि। 2 क्षेत्रों को जोड़ा जाता है और 2 भूमि को जोड़ने का काम करता है, इसलिए भूसंधि कहलाता है। बॉलीवुड फिल्म के जो है ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? ये ब्लैक फिल्म जो है, बॉलीवुड की फिल्म ब्लैक जो है वो किसके जीवन से प्रभावित है? तो हेलन केलर के फिल्म से प्रभावित है। एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, एकमात्र एशियाई देश है जहाँ से क्या निकलती है? वो विषुवत रेखा निकलती है। यह है इंडोनेशिया से ही विषुवत रेखा निकलती है। और इंडोनेशिया में ये विषुवत रेखा जो है कालीमंतान एवं सुलावेसी द्वीपों से गुजरती है। कालीमंतान एक द्वीप है जहाँ से ये निकलती है। और दूसरी द्वीप जो है वह है सुलावेसी द्वीप है, वहाँ सुलावेसी द्वीप। ये दोनों द्वीपों को क्रॉस करते हुए विषुवत रेखा निकलती है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार, निर्वाण दिन है। दीपावली जो है कहा जा रहा है दीपावली प्रकाश का त्यौहार है। दीपावली जो है प्रकाश का त्यौहार, निर्वाण का दिन है। इसे भगवान महावीर को समर्पित किया गया ये दिन है। ये दिन जो है भगवान महावीर को समर्पित किया गया ये दिन है। अगला क्वेश्चन है HU हुडको क्या है?
हुडको क्या है, हुडको के बारे में जानना है कि हुडको क्या है, हुडको का पूर्ण अर्थ क्या होता है। तो ये होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हुडको जो होता है वो होता है हाउसिंग, हुडको, हुडको का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड हाउसिंग एंड अर्बन, मतलब ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण एंड शहरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे हम लोग हिंदी में गृह एवं शहरी विकास निगम बोलते हैं। विकास शहरी, गृह एवं शहरी विकास निगम के नाम से हुडको को जाना जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपखंड की पश्चिमी पश्चिमी सीमा जो है उपखंड की पश्चिमी सीमा से ये बनाती है। तो आरावली पर्वत जो है, आरावली पर्वत है जो भारतीय उपखंड से पश्चिम में सीमा बनाती है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। तो शारदा अधिनियम जो संबंधित है वो बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम जो संबंधित है वो बाल विवाह से संबंधित अधिनियम है। इस पे रोक लगाने के लिए ये शारदा अधिनियम लाया गया था। अगला क्वेश्चन है 7 टोलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहा जाता है। तो ये सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से रोम को जाना जाता है जो कि इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी है रोम। और रोम किस नदी पर स्थित है। तो ये टाइबर नदी पर स्थित है, टाइबर नदी पर रोम शहर स्थित है। और 7 टोलों का शहर यानी कि सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से रोम को जाना जाता है। सॉरी। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है। कहा जा रहा है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है शिमला में। ये कहाँ स्थित है, शिमला में स्थित है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था। सीवी रमन जी थे जो आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करते थे। ये प्रथम वैज्ञानिक थे जो कि इन्हें 1954 ईस्वी में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1954 ईस्वी में ही भारत रत्न से, इनको जो 1954 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। और APJ अब्दुल कलाम को 1997 ईस्वी में भारत रत्न मिला। मेरिल लिंच क्या है। एक निवेशी बैंक है। मेरिल लिंच जो है एक निवेशी बैंक है जिसमें कुछ भी निवेश किया जाता है उसे हम लोग मेरिल लिंच बैंक के नाम से जानते हैं। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। ये किसने कहा था कि हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। ये कहने वाले व्यक्ति थे WGF हिगल द्वारा ये कहा गया था। WF हिगल द्वारा, जो कि इसमें WF हिगल जो थे, WF हिगल के द्वारा यह कहा गया था कि इतिहास से हमने बहुत कुछ सीखा लेकिन इतिहास से हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो ये कहा गया था WF हिगल के द्वारा ये कहा गया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर के, क्योंकि ये इनकी स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी की UNO की स्थापना हुआ था। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन सा है। तो यह है राहुल द्रविड़। ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टेस्ट में 5 दोहरे शतक लगाए हैं।
सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो गुजरात में ये सूरत पाया जाता है। सूरत जो है गुजरात में पाया जाता है। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है और सूरत शहर जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। सूरत शहर जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन के नाम से जाना जाता है। जापान की करेंसी को हम लोग येन बोलते हैं। और युआन जो है ये चीन की करेंसी है। युआन जो है चीन की करेंसी है। रूबल जो है अरबी है। रूबल जो है अरबी है, अरब की है। और साथ ही साथ ये बताते हैं कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को हम लोग डाइट बोलते हैं। डाइट बोलते हैं। जापान की संसद को हम लोग डाइट बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हंड्रेड ईयर्स वॉर, मतलब कि 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक युद्ध हुआ था, 100 साल के श्रृंखलाबद्ध युद्ध। इजराइल की संसद को हम लोग किससे क्या कहते हैं? तो इजराइल की संसद को हम लोग नीसेट बोलते हैं। इजराइल की संसद को हम लोग नीसेट बोलते हैं। उसके बाद है डाइट मैंने अभी बताया कि डाइट किस देश की संसद है? तो ये हमारा जापान। और मजलिस जो है मालदीव शहर जो है, ऐसे हम लोग मालदीव देश है, इसको हम लोग मजलिस बोलते हैं इनके शहर को, इनके संसद को। हमारे राष्ट्रीय अशोक चक्र में, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक चक्र है उसमें कितने तिलियां हैं? तो उसमें जो तिलियां हैं वो 24 तिलियां हैं। उसमें कितने तिलियां हैं? उसमें 24 तिलियां हैं। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो वो 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, जिसका क्षेत्रफल है 6,15,000 वर्ग किलोमीटर। 6,15,000 वर्ग किलोमीटर है इसकी क्षेत्रफल। मैक्सिको की खाड़ी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में सबसे पहले अंग्रेजी जो समाचार पत्र है वो प्रारंभ किया गया था जे हिक्की के द्वारा ही अंग्रेजी समाचार पत्र का आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा प्रपात जो है अमेरिका में स्थित है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह क्या है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो है बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। और शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा और इसे पृथ्वी के मौसी के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुबह का तारा या शाम का तारा आदि कई नामों से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, जो 67 नंबर क्वेश्चन है वो है कि मिस वर्ल्ड 2012 में किस देश की बनी हुई थी? तो 2012 के अनुसार कहा जाए तो मिस वर्ल्ड जो बनी थी वो बनी थी चाइना की लड़की थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी। उसका नाम था यूवेंसिया थी। यूवेंसिया जो थी वो थी और ये ही बनी हुई थी यहाँ की विश्व सुंदरी। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो स्थित है वो चंडीगढ़ शहर में स्थित है रॉक गार्डन। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन थे? अकबर के जो शासन काल में राजा टोडरमल क्या थे? वो थे वित्तीय सलाहकार। और अकबर के दरबार में नवरत्नों को भी रखा गया था, जिसमें एक महेश दास, जिसे बीरबल के नाम से जाना जाता है, वो भी थे।
अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार था सम्राट अशोक के पिता का नाम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिलान करना है कि पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत कब हुई? वार्षिक योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी तो वो कब हुई थी? तो ये जो कहा जा रहा है कि कब हुई थी, तो ये हुआ था, पहला जो हुआ था हमारा, पहला जो पहले जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वो हुआ था 1900, जब आज़ादी के जस्ट बाद ही जो शुरू हुआ था 1951 के आसपास से, यानी कि बी का जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1951 से, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। उसके बाद कहा जा रहा है कि वार्षिक योजना ये 1 साल का होता था, वार्षिक योजना जो कि 1966 से 69 के बीच में चला था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1969 से लेके 74 तक चला गया था, और रोलिंग प्लान जो था 78 से लेके 79 तक चला था रोलिंग प्लान हमारा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1951 में हुई थी और ये 1956 तक चली थी, 1951 से 56। और वार्षिक योजना की शुरुआत 1966 से 69 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1969 से लेकर 1974 तक, और रोलिंग प्लान जो था वो था हमारा 1978 से 79 तक ये चला था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है वो शक संवत पे आधारित है। सबसे प्राचीन भाषा, भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा वो कौन सा है? तमिल। तमिल जो है भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, तमिल। निम्न में से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है? निम्न में से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है, यानी कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है? तो ये है आईसीआरसी। आईसीआरसी जो है ये यूएन की एजेंसी नहीं है। इसमें WH यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है यूएनओ में शामिल है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य का नृत्य है, मोहिनी अट्टम। हाल ही में आयोजित जो 2012 में राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें पराजित कौन हुआ था? पराजित हुआ था, इसमें जो विजेता बनी थी वो डॉक्टर प्रतिभा पाटिल बनी थी, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल बनी थी। और इसमें जो पराजित हुए थे वो PA संगमा जो थे, उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़े थे, लेकिन वे पराजित हो गए थे। और इसमें पूछा गया है कि पराजित कौन हुए थे? तो PN संगमा हुए थे, और विजेता कौन हुए थे? तो वो डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 2012 के अनुसार जो चुनाव आयुक्त है वो है BS संपत। और फर्स्ट यानी कि आज़ाद भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे वो बने थे सुकुमार जो थे वो सुकुमार जो थे वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार प्रथम। हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचार पत्रों में था। यह आदर्श सोसाइटी घोटाला किस शहर में? तो मुंबई में, ये मुंबई में स्थित है। 2012 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 6 पदक जीते थे। जिनमें से इसमें कौन से खिलाड़ी जो थे वो इस पदक में शामिल नहीं थे? तो ये थे अभिनव बिंद्रा इस पदक में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाण करती है? तो ABC न्यूज। ABC जो न्यूज है ये ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ये जो न्यूज है ये प्रसार संख्या का प्रमाण करती है। विंबलडन जो है 2012 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो रोज फेडर
जीते थे। और इसका मैं बता दूं कि जो ओलंपिक जो कि खेल जो चल रहा है विंटर सीजन का, अफवाह के नाम से जाना जाता है। अफवाह यानी कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन और अमेरिका, ये चारों जो है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का होता है, फिर होता है फ्रांस का, फ्रेंच जिसको बोलते हैं, और ये फिर विंबलडन का, और फिर ये अमेरिका का होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता? तो 2019 में रमन मैग्सेसे का जो पुरस्कार है वो बिहार के रवीश कुमार जीते थे। बिहार के रवीश कुमार जीते थे। और जो कि 2012 के अनुसार देखा जाए तो उसमें श्री कुलनदेई फ्रांसीसी जो थे वो इसके रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीते थे। और 2019 में रवीश कुमार जो कि बिहार के थे वो उन्होंने रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीते थे। और 2012 में श्री कुलनदेई फ्रांसीसी जीते थे। नवीनतम जो नया में पुस्तक है टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। इनका जो पुस्तक है टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू द चैलेंज, जर्नी के दौरान जो चैलेंज आते हैं, उस पुस्तक के जो राइटर है वो है APJ अब्दुल कलाम। भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? उस समय जब 2012 की मैं बात बता रहा हूँ, भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष है वो थे जनरल विक्रम सिंह जो थे भारतीय जल सेना के अध्यक्ष थे। जो मैं करंट के साथ साथ मैं करंट का जो एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें जल थल इस सब के सेना के बारे में मैं बताऊंगा। इसका स्थापना कब हुआ था, इसकी पुराना नाम क्या था, इस सब के बारे में मैं अगले वीडियो में अगला एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 10 या 12 मिनट का, जिसमें ये सब दिया होगा और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी? तो 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जो खिलाड़ी थे वो BVS लक्ष्मण थे। पैलियोंटोलॉजी किस चीज़ के अध्ययन से संबंधित है? तो पैलियोंटोलॉजी जो है वो जीवाश्म के अध्ययन से संबंधित है। पैलियोंटोलॉजी। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है बीज के द्वारा। वो बीज के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। वयस्क जो मनुष्य होते हैं उनमें जो रक्त निर्माण करता है वो करता है लाल अस्थि मज्जा के द्वारा करता है। सर्वात्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वात्रिक ग्राही रक्त समूह यानी कि किसी का भी ब्लड ले सकता है तो यह है AB प्लस है। और सर्वाग्राही जो होता है, सर्वाग्राही के नाम से ही जाना जाता है, ये होता है AB प्लस। और जो सबको दे सकता है डोनर होता है वो AB, O निगेटिव जो होता है वो सबको दे सकता है। ठीक है, O निगेटिव जो होता है वो सबको दे सकता है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्योंकि इसमें निकोटीन पाया जाता है और निकोटीन जो है कॉफ़ी में भी पाया जाता है। 3D फिल्म देखने के लिए जो चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग पोलेराइड बोलते हैं। 3D जो मूवी देखा जाता है उसमें जो एक चश्मा पहनने को मिलता है, कभी मूवी देखने हॉल में जाइएगा तो उसमें 3D जो मूवी दिखाता है उसमें 3D मूवी देखने से पहले ही आपको स्टार्ट होने से पहले आपको एक चश्मा दिया जाएगा जिसका नाम जो होता है जिससे बना होता है वो पोलेराइड के द्वारा बना होता है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? तो सरफेस टेंशन के आधार पर यानी कि पृष्ठ तनाव के आधार पर जो है कि सतहों की सफाई करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है DVD के नाम से जो जाना जाता है, इसे ही हम लोग डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से जानते हैं। प्रोटीन वो बने होते हैं अमीनो अम्ल के द्वारा। प्रोटीन जो बना होता है वो अमीनो अम्ल के द्वारा बना होता है।
अगला जो क्वेश्चन है यूनिवैक। यूनिवैक जो है ये दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर है। यूनिवैक जो है वो दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर है, जिसे हम लोग यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोलते हैं। यूनिवर्स जो होता है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। और ये दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस है, विंडोज़ है, लिनक्स है, ये सब जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग इनकोडर बोलते हैं। डेसिमल नंबर से जो बाइनरी नंबर में जो भी संख्या कन्वर्ट होता है यानी कि परिवर्तन होता है उसे हम लोग इनकोडर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। चांदी जो ऐसी धातु है, चांदी धातु जो है वो विद्युत के सुचालक है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी होती है, तो सबसे अधिक आघातवर्ध धातु जो होती है वो होती है सोना। जिसे सोना जो है उसे किसी महीन से भी महीन एक तार के जो होता है वो 1 mm का जो तार होता है उससे भी पतला इसे बनाया जा सकता है। तो ये हमारा सोना एक ऐसा आघातवर्ध धातु है जिसे सबसे अधिक पिघलाकर पतला तार के समान इसे बनाया जा सकता है। और आघातवर्ध में जो कम होता है उसमें चांदी हो गया, तांबा हो गया, सीसा हो गया, एल्युमिनियम होता है, प्लेटिनियम, जस्ता, लोहा, निकेल, ये सब जो होता है इसमें आघातवर्धता जो होता है धीरे धीरे कमता चला जाता है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो ये है पोरीफेरा। मनुष्य जो है किस संघ के प्राणी है, तो ये पोरीफेरा के प्राणी है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। तो हम